तो स्वागत है आपका CHS एंट्रेंस बाय धनंजय सर के चैनल पर। आज हम लोग बिहार बोर्ड का कक्षा 8 का मैथ देखेंगे। कक्षा 8 के मैथ के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं लेसन 1 परमेय संख्या, जिसके विषय में मैंने भूमिका 1 बना दिया है और आप अब इस समय जो है भूमिका 2 देखिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं का। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याएँ क्या होती हैं? तो जीरो के दाहिने तरफ की जो संख्या होती है प्लस होती है। ठीक है, +1 +2 +3 +4 +5 है ना, 5 तक संख्या हो गई। +1 +2 +3 +4 +5। अब बात करते हैं जीरो के जो है ये दाहिने तरफ प्लस हो गया और बाएं तरफ की संख्याएं क्या होती हैं? माइनस होती हैं। -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इधर भी संख्याएं और भी संख्या ले सकते हैं, इधर भी और भी संख्या ले सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जीरो के दाहिने तरफ की संख्या प्लस है, जीरो के बाएं तरफ की संख्या क्या है? माइनस है। ये सभी संख्याएं मिल करके क्या बना रही हैं? पूर्णांक संख्याएं बना रही हैं। इस प्रकार से इसको जो है हम लोग बोल सकते हैं -1 से -5 तक, उसके आगे तक भी ले सकते हैं। ये संख्याएं क्या है? ये है ऋण पूर्णांक। क्या है? ये है ऋण पूर्णांक। इसके बाद इसको देखते हैं, इधर की जो संख्या होगी इसको बोलेंगे धन पूर्णांक। ये क्या है? ये है धन पूर्णांक। इसके बाद ये क्या है? ये शून्य है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि पूर्णांक संख्या में जो है धन पूर्णांक भी है, ऋण पूर्णांक भी है और शून्य भी है। यानी तीन संख्याओं, इन तीनों से मिलकर के क्या बना हुआ है? पूर्णांक संख्या बना हुआ है। या दूसरा तरीका यह भी कर सकते हैं, शून्य को इसमें ले ले पूरा टोटल, इसमें यहाँ से यहाँ तक शून्य को भी सम्मिलित कर लें। 0 से 5 तक की संख्याएं ले लेते हैं, तो 0 से 5 तक की जितनी संख्याएं हैं इन संख्याओं को क्या बोल सकते हैं? पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, और अगर यहाँ से यहाँ तक की संख्या लेंगे, इस धन पूर्णांक को और क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोल सकते हैं? ये प्राकृत संख्या हो गई। ठीक है, और ये हो गया ऋण पूर्णांक। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि ऋण पूर्णांक, ठीक है, और पूर्ण संख्या मिल करके धन पूर्णांक बनाती है। ठीक है, अब मतलब ऋण पूर्णांक और पूर्ण संख्या मिलकर के क्या बनाएगी? पूर्णांक संख्याएं बनाएगी। क्या बनाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं उसमें जो है धन पूर्णांक भी होता है, शून्य भी होता है और ऋण पूर्णांक भी होता है। या बोल सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत जो है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और ऋण पूर्णांक सभी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और एक गोले के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये गोला बनाते हैं, इस गोला को, ठीक है, ये गोला बना दिए और इस गोला को हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है समाहित करते हैं, इसके अंदर जो है इसको लिए, ये देखिए, और क्या करते हैं, इधर साइड में जो है मान लेते हैं कि एक गोला और बनाते हैं। यहाँ ले लिए -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, यहाँ ले लिए 0, इसके बाद +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद जो है इसमें भी एक गोला बनाते हैं ऐसे। ठीक है, और ये जो बड़ा गोला है इसके अंतर्गत जो है सबसे संख्याएं आ रही हैं, इस बड़े गोले को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे पूर्णांक संख्या के अंदर ये जो गोला है इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। और इस गोले को पूर्ण संख्या बोलती है। और ये जो अंदर वाला गोला है, ठीक है, सब गोले को हम दिखा रहे हैं, जो ये अंदर वाला गोला है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। चलिए इसकी बात करते हैं, ये क्या है? ऋण पूर्णांक है। इसको क्या बोलेंगे? ऋण पूर्णांक। ठीक है,
अब जो है इसकी बात करते हैं, इसको और भी दूसरा नाम दे सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये कैसी संख्या होगी, ये संख्या हमारी हो जाएगी धन पूर्णांक होगी। कैसी संख्या होगी, ये हो जाएगी धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं के अंदर जो है पूर्ण संख्या भी सम्मिलित है, उसके अंदर प्राकृतिक संख्या भी है, धन पूर्णांक भी है, ऋण पूर्णांक भी है, और इधर ही क्या है, शून्य भी है। ठीक है, ये सभी संख्याएं जो है मिल करके किसका निर्माण कर रही हैं, पूर्णांक संख्या का निर्माण कर रही हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग जो है बात करते हैं संपूर्ण संख्याएं का। ठीक है, तो संपूर्ण संख्याएं के विषय में बहुत कम लोग जानते होंगे। संपूर्ण संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। जिस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुने के बराबर हो तो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया, कोई भी संख्या रहेगी, संख्या के जो सभी गुणनखंड होते हैं, ठीक है, संख्या के सभी गुणनखंडों का जो है योग जो है उस संख्या के क्या हो जाएगा, अगर दुगने के बराबर होगा तो वह संख्या कैसी संख्या होगी, संपूर्ण संख्या होगी। ठीक है, कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं 6 का, तो 6 संख्या ले लिए और 6 के सभी गुणनखंड निकाल देते हैं, सभी गुणनखंड। ठीक है, तो सबसे पहले 6 की बात करते हैं, तो 6 किससे कट सकता है, तो 6 जो है 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से भी 6 कटेगा। ठीक है, और 6 जो है स्वयं से कटेगा, है ना। तो 6 के कितने गुणनखंड, 4 गुणनखंड हो गए। 6 जो है 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है और 6 से कट सकता है। ठीक है, अब हम लोग जो है इसका योग निकाल देते हैं, है ना। योग का मतलब इसको जोड़ देंगे, इसके गुणनखंड को योग निकालते हैं, तो 1 + 2 + 3 + 6, 2 1 3 3 3 6 6 6 12, इसका योग कितना आ गया, योग 12 आ गया। ठीक है, तो योग जब 12 आ गया तो 12 जो है ना, संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का कितना आ गया, 12 आ गया, और संख्या गुणे 2, संख्या गुणे 2, तो संख्या कितनी है, संख्या क्या है, ये 6 है। ठीक है, संख्या क्या है, 6 है, 6 में 2 का गुणा कर देंगे, 6 दूना के 12, यह इसके बराबर आ गया ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 दूना के 12, 12 बराबर 12 आ गया। ठीक है, तो ये अगर इसके बराबर आ गया, यानी कि संख्या के सभी गुणनखंडों का योग जो है संख्या के दुगुने के बराबर आ गया। ठीक है, तो संख्या के सभी गुणनखंडों का योग 12 है और संख्या 6 है, इसका दुगुना कर दिए भी क्या आ गया, 12 आ गया, दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब कि जो हमारी 6 है, यह 6 क्या है, संपूर्ण संख्या है। तो संपूर्ण संख्या का मतलब ये होता है, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, जोड़ दिया जाए, जो उसका जोड़ का जो यानी जो योग का जो मान होगा उस संख्या में अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो उसके अगर बराबर होता है तो संपूर्ण संख्या होगा। जैसे हम लोगों ने 6 को निकाला, 6 के सभी गुणनखंडों का योग जो है 12 आ गया। ठीक है, और संख्या 6 है और 6 का दुगना कर दे तो भी क्या आ गया, 12 आ गया, दोनों ही कंडीशन में मान बराबर हो गए, सभी गुणनखंडों का योग और संख्या का जो है 2 गुना बराबर हो गए, तो यह संख्या कैसी हो जाएगी, 6 एक कैसी संख्या है, संपूर्ण संख्या। कैसी संख्या है, संपूर्ण संख्या है। चलिए संपूर्ण संख्याओं के कुछ और उदाहरण की बात करते हैं। जैसे हम लोग 28 लेते हैं, ठीक है, दूसरा नंबर हम लोग जो है एग्जाम्पल रूप में क्या लेते हैं, 28। तो सबसे पहले 28 के सभी गुणनखंड लिखते हैं, 28 के सभी गुणनखंड। ठीक है, तो 28 जो है किससे कट सकता है, 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है। ठीक है, इसके बाद 4 से कट सकता है, 7 से कट सकता है, 14 से कट सकता है और 28 से कट सकता है। ठीक है, यानी कि 28 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, तो 28 के गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा और 28 होगा। अब इसके हम लोग जो है योग की बात करते हैं। योग का मतलब इसको जोड़ देते हैं, 1 + 2 + 4
प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28। 1 2 3 3 4 7 7 7 14 14 14 28 28 28 56। इसका योग कितना आ गया? 56 आ गया। ठीक है, चलिए अब योग जो 56 आ गया इस संख्या के दोगुने के बराबर आ रहा है कि नहीं? तो संख्या कितनी है? 28 है। ठीक है, योग 56 आ गया, संख्या कितनी है? 28 है। इसका दोगुना कर देंगे, 28 दूना के 56। तो इस तरह से 56 जो है 56 के बराबर आ गया। इसका मतलब इस संख्या के गुणनखंडों का योग अगर संख्या का दुगुना हो जाता है तो समझ लीजिए कि ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट नंबर यानी संपूर्ण संख्या होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 28 का गुणनखंड किया और 28 का गुणनखंड का योग जो है 56 आया और इसके बाद संख्या 28 है, इस 28 का 2 गुना कर दिया तो इसका मान भी क्या आ गया? 56 आ गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 28 क्या है? एक संपूर्ण संख्या है। मान लीजिए कोई और संख्या आप लेके देख सकते हैं। मान लीजिए हम मन किया 10 लिखते हैं तो 10 के सभी गुणनखंड लिखते हैं। 10 के सभी गुणनखंड, ठीक है, 10 के सभी गुणनखंड की बात करते हैं तो 10 किससे किससे कट सकता है? 10 जो है 1 से कट सकता है, 10 2 से कट सकता है, ठीक है, 10 जो है 5 से कट सकता है, 10 स्वयं से कट सकता है। चलिए अब इसका जो है योग की बात करते हैं तो इसको जोड़ देते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10। 1 और 2 कितना होगा? 3 3 5 8 8 10 18। ठीक है, ये 18 हो गया। अब देखिए जो 18 है, अब इस संख्या का दोगुना कर दीजिए। 10 गुणे 2, 10 दूना के 20 आ गया। तो क्या 18 20 के बराबर होगा? तो 18 यानी 18 इज नॉट इक्वल टू 20। ठीक है, इसके बराबर नहीं होगा। इसलिए इसको कह सकते हैं कि क्या 18 संपूर्ण संख्या है? तो नहीं है, संपूर्ण संख्या नहीं है ना, क्योंकि संपूर्ण संख्या का नियम क्या है कि संख्या के गुणनखंड का योग निकाल दिए और उस संख्या का दुगुना कर देंगे। अगर मान बराबर होगा तो संपूर्ण संख्या है और बराबर नहीं होगा तो संपूर्ण संख्या नहीं है। जैसे हम लोगों ने देखा कि 6 का गुणनखंड जो है, गुणनखंडों का योग 12 हो गया और इसका संख्या का दुगुना कर देते 12 12 के बराबर हो गया। तो यह क्या है? संपूर्ण संख्या है ना। इसका मतलब संपूर्ण संख्या है, यानी हाँ, है ना, 6 संपूर्ण संख्या है। 28 में भी देखें कि इसके गुणनखंडों का योग कितना आ गया? 56 आ गया और जो है संख्या 28 है, इसका दोगुना कर दिए मान भी क्या हो गया? 56 आ गया। इसका मतलब यह भी संपूर्ण संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 10 को निकाले और 10 जो है हमारा 10 के गुणनखंडों का योग 18 आया, लेकिन जो है संख्या 10 का दोगुना कर दिए तो 20 आ गया। तो 18 20 के बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार से 10 जो है संपूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सम संख्या यानी इवन नंबर्स। ठीक है, तो हमारी सम संख्या क्या होती है इसके विषय में बात करते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित होती है तो उसे जो है सम संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित होती है तो उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, और सम संख्या पहचानने के नियम देखते हैं। जिस संख्या का इकाई अंक 2 4 6 8 0 हो तो वहाँ पर क्या होगा? सम संख्या होगा। ठीक है, सम संख्या यानी 2 से जो संख्या कटेगी वो संख्या सम संख्या होती है। लेकिन इसको पहचानने का सबसे आसान नियम यह है कि कोई भी संख्या अगर हो, अगर उस संख्या का इकाई अंक जो है या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 या तो 0, इनमें से कोई भी अगर इकाई अंक दिखाई देगा तो वह संख्या कैसी संख्या होगी? सम संख्या होगी। ठीक है, चलिए इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं। 2 4 6 8 0 क्या होना चाहिए? इकाई अंक होना चाहिए। जैसे कोई अंक लेते हैं 70, ठीक है, तो 70 में इकाई अंक क्या है? यहाँ से मैच करके दिखाएंगे। इकाई अंक क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। इसका मतलब 70 कैसी संख्या है? सम संख्या है। जैसे हम लोगों ने ले लिया 44, ठीक है, या और बढ़ा दीजिए 744 ले लीजिए और इसका इकाई अंक क्या है? 4 है। तो इसमें देखिए मैच कर रहा है, इससे मैच कीजिए, इससे यह मैच कर गया।
ठीक है। इसका मतलब इसका इकाई अंक भी क्या है, 4 है, इसलिए यह क्या हो जाएगी, सम संख्या होगी। चलिए कुछ और अंक लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 992, ठीक है। तो 992 में इकाई अंक देखते हैं 2 है, यहाँ देखते हैं इसमें 2 है कि नहीं है, मैं 2 मिला दिए इससे, ठीक है। इसका इकाई अंक क्या है, 2 है, इसलिए 992 भी क्या होगा, सम संख्या होगा। जैसे 566 हो गया, 566 या 66 की बात करते हैं तो इसके इकाई अंक कितने हैं, 6 हैं। इसको इससे मैच करते हैं, ठीक है। इसमें से मिल गया 6 मैच कर गया, इसका इकाई अंक 6 है, इसलिए जो है ये 566 जो है ये भी क्या हो जाएगा, सम संख्या। यानी सम संख्या के लिए सीधी बात, इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0 इसमें से कोई दिखाई दे। मान लीजिए कोई है 9988 है, ठीक है। इसमें इकाई अंक क्या है, 8 है, इसलिए जो है ये भी क्या हो जाएगी, सम संख्या होगी। अगर यहीं पर मान लीजिए कोई लिख दिए 999 लिख दिए, इकाई अंक कितना है, 9 है। 9 जब इकाई अंक है तो क्या इसके अंदर 9 दिखाई दे रहा है, 2, 4, 6, 8, 0 दिखाई, 9 नहीं दिखाई दे रहा है। अगर 999 की बात करेंगे तो ये हमारी सम संख्या होगी, नहीं होगी। कैसी संख्या होगी, विषम संख्या होगी, ये सम संख्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसको क्रॉस कर देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं विषम संख्या का। अब बात करते हैं विषम संख्या या विषम संख्याएं, ओड नंबर्स, ठीक है। तो विषम संख्याएं की बात करते हैं तो जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती, 2 संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है तो उसे विषम संख्या कहते हैं। मतलब सम संख्या का मतलब 2 से विभाजित होगी, विषम संख्या का मतलब 2 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अब पहचान की बात करते हैं कि अगर जिस संख्या का इकाई अंक जो है 2, 4, 6, 8, 0, अगर इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0 नहीं होगा तो वह संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या नहीं बल्कि क्या हो जाएगी, विषम संख्या होगी। क्या होगी, विषम संख्या। पहला पहचान हो गया। या कह सकते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है तो वहाँ कैसी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। तो इकाई अंक हमारा जो है विषम संख्या के लिए 1, 3, 5 और 7 होना चाहिए, ठीक है। संख्या चॉइस कैसे करिए, जैसे सबसे पहले बात करते हैं 0 से हम लोग क्या लिए, यहाँ से देख सकते हैं, देखिए 0 ले लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 9 तक संख्या अंक ले लिए। अब इस 9 तक के अंकों में 0 से 9 तक 10 अंक हो गए। इन 10 अंकों में हम लोग जो है बात करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने सम संख्या के विषय में पढ़ा। तो इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0 होना चाहिए। इसमें से अब हमको विषम ज्ञात करना है, ठीक है। तो सम संख्या इसमें जितना है 2, 4, 6, 8, 0 जो है उसको यहाँ से हटा दो। 2 को हटा दिए, 4 को हटा दिए, 6 को हटा दिए, ठीक है, 8 को हटा दिए और 0 को हटा दिए। जो बचेगा वो विषम होगा, जो बचेगा वो विषम होगा। सम को काट दिए तो विषम के लिए क्या बचा, 1 बचा, इसके बाद 3 बचा, इसके बाद 5 बचा, इसके बाद 7 बचा, इसके बाद 9 बचा। इस तरह से कम कह सकते हैं कि सम संख्या के लिए जो इकाई अंक होगा वह 2, 4, 6, 8 या 0 हो सकता है। अब बात करते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 इसमें से कोई भी दिखाई देगा। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए इसमें आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं इकाई अंक कितना होना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9 होना चाहिए, ठीक है। 1, 3, 5, 7 और 9 ये हो जाएगा हमारा विषम संख्या का स्ट्रक्चर। जैसे मान लेते हैं हम लिए 131 ले लिए, ठीक है। तो 131 में इकाई अंक कितना है, 1 है, ठीक है। इसलिए 131 क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। जैसे हम ले लिए 553 ले लिए, तो 553 में इकाई अंक कितना है, 3 है, इसलिए जो है ये भी 553 क्या होगा, विषम संख्या होगा। जैसे हमने ले लिया 755 ले लिया, 755 में इकाई अंक कितना है, 5 है, इससे मैच कर दिए, ठीक है। तो इकाई अंक 5 आ गया, इसका मतलब कि 755 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। अगर मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 997,
तो 997 में इकाई अंक क्या है? 7 है। इकाई अंक जब 7 है तो इसका मतलब कि 997 भी क्या है? विषम संख्या है। अब बात करते हैं, आगे कोई अंक लेते हैं। 999 यानी 9999 ले लिए। अब इसमें देखते हैं तो इसमें इकाई अंक क्या है? ये इकाई वाला अंक देखिए, इकाई अंक क्या है? 9 है। ठीक है, इसलिए जो है 9999 कैसी संख्या होगी? यह विषम संख्या होगी। ठीक है, इस प्रकार से सीधी सी बात है कि विषम संख्या होने के लिए इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 इसमें से कोई भी इकाई अंक होगा तो वह संख्या क्या हो जाएगी? विषम संख्या होगी। या इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0 नहीं होता है तो विषम संख्या होगी। चलिए अब इस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। सबसे पहले हम लोग पूरी संख्याएं लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। ठीक है, अब बोल रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या, तो सम संख्या सबसे छोटी इसमें से क्या हो जाएगी? 2 होगी। क्या होगी? 2। ठीक है, 0 को सम संख्या नहीं लेते हैं, तो सम संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सबसे छोटी सम संख्या 2। अब सबसे छोटी विषम संख्या, इसमें देखिए विषम संख्या सबसे छोटी क्या है? 1 है, यहाँ 1 लिख दीजिए। ठीक है, सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो धन पूर्णांक संख्या सबसे छोटी क्या होती है? 1 होती है ना। जैसे 0 के दाहिने तरफ की जितनी संख्या होती है, जैसे स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक समझने के लिए, 0 के दाहिने तरफ की संख्या को +1, +2, ठीक है, इस तरह से बढ़ते हुए लिख सकते हैं। और 0 के बाएं तरफ की संख्या को -1, -2, ठीक है, -3, -4 इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। इसको भी लिख सकते हैं +3, +4 आगे तक। ठीक है, इसका मतलब 0 के दाहिने तरफ की संख्या प्लस होती है और 0 के बाएं की तरफ की संख्या क्या होती है? माइनस होती है। अब पूछ रहा है कि सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या, तो धन पूर्णांक की शुरुआत किससे हो रही है? 1 से हो रही है, इसलिए सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी? +1 होगी। क्या होगी? +1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे छोटी ऋण पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो सबसे छोटी ऋण पूर्णांक संख्या की बात करते हैं, तो ऋण में जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा यानी जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कर्जा रहेगा वह सबसे ज़्यादा कर्जा रहेगा तो वह जो है क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। ठीक है, और गरीब का मतलब छोटा, गरीब का मतलब क्या मान लेंगे? यहाँ पर छोटा मान लेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से सबसे छोटी ऋण पूर्णांक संख्या कौन होगी? तो वह -9 हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से संपूर्ण संख्या है। ठीक है, तो संपूर्ण संख्या देखते हैं 25 है कि 6 है कि 20 है कि 12 है। ठीक है, इसमें संपूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। संपूर्ण संख्या के लिए मैंने भी बताया किसी संख्या के गुणनफल जो है गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड को जोड़ देते हैं, जोड़ने पर मान अगर संख्या का दुगुना होता है तो संपूर्ण संख्या होगी। जैसे मैंने 6 के विषय में मैंने बताया है कि 6 का गुणनखंड जो है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। 1 को 2 को 3 को 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा योग इसका? 1 2 3 3 3 6 6 6 12, यह योग 12 आ गया। और जो 12 होगा संख्या कितनी है? 6 है, 6 का दुगुना करने पर कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। इसका मतलब किस नियम का पालन कर रहा है, इसलिए इसमें जो 6 होगा वह कैसी संख्या होगी? संपूर्ण संख्या होगी। आज के लिए बस इतना ही। सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिए और लाइक शेयर कीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स। आज के लिए बस इतना ही।